Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about वक्फ Amendment Bill 2025. इस बिल का दूसरा नाम उम्मीद बिल भी है. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है वक्फ प्रॉपर्टी. पहले भी हमने देखा हुआ है बट एक बार रिवाइज करते हैं देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. तो वो तमाम प्रॉपर्टी विच इज डोनेटेड बाय मुस्लिम्स फॉर स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पसेस, जैसे कि ग्रेवयार्ड बनाने के लिए या फिर मॉस्क बनाने के लिए या फिर चैरिटेबल पर्पसेस से अगर कोई प्रॉपर्टी डोनेट किया जाता है बाय मुस्लिम मेंबर कम्युनिटीज तो उनको कहा जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी. एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर दी गई और इसको डेजिग्नेट कर दिया गया एज वक्फ प्रॉपर्टी देन इट कैन नॉट बी रिक्लेम्ड बैक. ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन ऑल द इस्लामिक कंट्रीज. कुछ देशों में है, कुछ देशों में नहीं है. जैसे इराक में वक्फ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस नहीं होता है, कुछ देशों में है. भारत के अंदर अगर बात की जाए वक्फ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की तो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद गोरी, द इन्वेडर मोहम्मद गोरी. उसी का पहला रिकॉर्डेड इंस्टेंस है ऑफ वक्फ व्हेन ही गिफ्टेड 2 विलेजेस इन मुल्तान फॉर डेवलपिंग मॉस्क. तो ये पहला रिकॉर्डेड इंसिडेंस है ऑफ वक्फ इन इंडिया. उसके बाद धीरे धीरे ये एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में डेवलप हुआ. वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए एक कानून लाया गया 1995 में जो है वक्फ एक्ट. इसके अंतर्गत वैसे तो कई सारे प्रोविजंस हैं बट 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है. बनाए गए वक्फ बोर्ड सेंट्रल लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल पे. वक्फ बोर्ड वाज मेड कस्टोडियन ऑफ ईच वक्फ प्रॉपर्टी और उससे आने वाले प्रोसीड्स यानी कि कोई वक्फ प्रॉपर्टी है वहाँ पे अगर कोई कमाई आ रही है, जैसे मॉस्क है वहाँ पे लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, दरगाह में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी का क्या करना है वो वक्फ बोर्ड तय करती है. साथ ही साथ एक ट्रिब्यूनल भी बनाया गया वक्फ ट्रिब्यूनल्स. वक्फ ट्रिब्यूनल्स आर डीम्ड एज सिविल कोर्ट एंड ये वक्फ ट्रिब्यूनल का काम होता है कि वक्फ प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट है तो वक्फ ट्रिब्यूनल उसको रिजॉल्व करेगा. आज पर द 1995 एक्ट द डिसीजन ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल इज फाइनल. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको यह भी याद रखना है कि वक्फ बोर्ड इज द 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया आफ्टर द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडियन रेलवे. अब करंट न्यूज ये है कि लोकसभा के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया गया है विच सीक्स टू अमेंड दिस ओल्ड लॉ ऑफ 1995. इस बिल का नाम उम्मीद बिल भी है. इसमें क्या क्या नए प्रोविजंस लाए गए हैं, क्या बदलाव किया गया है पुराने कानून में, वो जरा देखते हैं. तो नाउ दिस बिल टॉक्स अबाउट इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन वक्फ बोर्ड ऑल्सो. Also it talks about inclusion of 2 Muslim women in वक्फ बोर्ड. तो जो वक्फ बोर्ड है अब उसमें डाइवर्सिटी लाने के लिए, इंक्लूसिविटी लाने के लिए नॉन मुस्लिम मेंबर्स एज वेल एज 2 मुस्लिम women विल बी देयर. कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूजर प्रोविजन हैज बीन रिमूव्ड. तो क्या होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूजर प्रोविजन, वो जरा देखते हैं. देखिए, एज पर दिस वक्फ बाय यूजर प्रोविजन विच वाज देयर अर्लियर इन दिस वक्फ एक्ट ऑफ 1995, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो रिलीजियस पर्पस से, इस्लामिक रिलीजियस पर्पस से काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है बट उस प्रॉपर्टी को फॉर्मली डोनेट नहीं किया गया है एज वक्फ प्रॉपर्टी, येट दैट प्रॉपर्टी कैन बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बाय वक्फ बोर्ड. समझने के लिए बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि एक लैंड है, ये मॉस्क के आगे का लैंड है. अब मॉस्क तो चलिए वक्फ प्रॉपर्टी का होगा, लेकिन मॉस्क के आगे का लैंड फॉर्मली डोनेट नहीं किया गया था, मान लीजिए, टू बी डिक्लेयर्ड एज ए वक्फ प्रॉपर्टी, इट वाज नॉट डोनेटेड. बट यहाँ पे 50 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है,
तो उस केस में दिस लैंड under the principle of waqf by user can also be registered or declared as waqf property by waqf board. So if people are offering namaz on this open ground for 50 years, यानी कि लॉन्ग पीरियड, ऐसा 50 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अगर किसी एक जमीन का या किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर रिलीजियस पर्पस, देन इवन इफ इट इज नॉट ऑफिशियली डोनेटेड, द वक्फ बोर्ड कुड डिक्लेयर इट एज वक्फ प्रॉपर्टी यूजिंग दिस वक्फ बाय यूजर provision. This was there earlier in 1995 Act, which has been removed in the recent bill. अब ये बिल है, राज्यसभा में रखा गया है, वहां पे भी पास जब हो जाएगा तो कानून बन जाएगा. वक्फ बाय यूजर प्रोविजन हैज बीन रिमूव्ड. एबोलिशन ऑफ सेक्शन 40. तो सेक्शन 40 जो पुराना एक्ट का था उसको हटा दिया गया है. सेक्शन 40 ऑफ ओल्ड एक्ट, इट ग्रांटेड वक्फ बोर्ड अथॉरिटी टू डेजिग्नेट एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ लैंड. उसको अगर लगता है तो वक्फ बोर्ड किसी भी एक प्रॉपर्टी को वक्फ लैंड डिक्लेयर कर सकता है. तो बेसिकली सेक्शन 40 वाला जो प्रोविजन है, इट इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूजर. वक्फ बाय यूजर अगर लगता है किसी वक्फ बोर्ड को कि ये यूजर्स काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पुराने कानून के सेक्शन 40 का इस्तेमाल करके उस लैंड को वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता. हाँ, पहले के कानून के हिसाब से. अब नए कानून जब ये बन जाएगा तो इस हिसाब से ये वक्फ बाय यूजर या सेक्शन 40 विल नो लॉन्गर बी एप्लीकेबल. उसके अलावा देयर हैज बीन ब्रॉट क्लैरिफिकेशन ऑन ट्रस्ट्स. तो अगर कोई ट्रस्ट बनाया गया है बाय मुस्लिम मेंबर्स या मुस्लिम कम्युनिटी, तो दैट ट्रस्ट विल नॉट फॉल अंडर वक्फ बोर्ड. Donor requirement. Only an individual who has been practicing Muslim or Islam, who has been a practicing Muslim या who has been practicing Islam religion for at least 5 years will be permitted to dedicate property to waqf. इसको लाया गया है ताकि कोई मिस अप्रोप्रिएशन ना हो. ऐसा ना हो कि कोई फोर्सफुल तरीके से किसी को कन्वर्ट करा के उसकी ज़मीन या प्रॉपर्टी अक्वायर की जाए. तो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा तभी जाकर के वक्फ प्रॉपर्टी में डोनेट कर सकते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस राइट. तो वक्फ बोर्ड को जब कोई प्रॉपर्टी डोनेट की जाएगी बाय एनी इंडिविजुअल, तो उस प्रॉपर्टी डोनेशन से पहले उस प्रॉपर्टी पे अगर विमेन का या चिल्ड्रन का कोई हक है इनहेरिटेंस के फॉर्म में, यानी कि उनके खानदानी जमीन है, खानदानी संपत्ति है, तो पहले विमेन एंड चिल्ड्रन के इनहेरिटेंस राइट्स को फुलफिल करने के बाद ही कोई इंसान प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है टू वक्फ बोर्ड. जैसे मान लीजिए कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं 10 साल से, या स्टार्टिंग से ही सिंस बर्थ यू आर अ मुस्लिम. आपको अगर अपनी कुछ खानदानी जमीन डोनेट करनी है वक्फ बोर्ड को, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें अपनी बहन का या बच्चे का पहले आपको राइट्स, इनहेरिटेंस राइट को डोनेट करना होगा, देना होगा, तभी जाकर के आप अपनी खुद की जमीन जो है वक्फ बोर्ड को डोनेट कर पाएंगे. उसके अलावा जो शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के अंदर के जो एरियाज हैं, वो एरियाज में वक्फ लैंड डोनेट नहीं किए जा सकते. तो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड्स, the new law prohibits establishment of waqf on land under schedule 5 and schedule 6 area of the constitution. वक्फ ट्रिब्यूनल के फंक्शनिंग में भी बदलाव लाया गया है. फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जो रिटायर्ड होंगे, will act as now chairman of waqf tribunal, and now the decision of the tribunal can be appealed in high court within 90 days. As per the old law, the decision was final, but now the decision could be challenged in high court within 90 days. Registration of waqf properties. तो अब तक जो भी waqf properties हैं, they also has to be registered by the waqf property manager, जिनको मुतवालिस कहा जाता है, within 6 months of this law. They have to be registered under a centralized portal. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो वक्फ बिल है या उम्मीद बिल है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कंसर्न्स क्या है. तो मैंने तो सिर्फ इसके प्रोविजंस बताए हैं. सिग्निफिकेंस आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि डाइवर्सिटी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा. कंसर्न्स भी आप गेस कर सकते हैं कि कम्युनिटी और ऑटोनॉमी को हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचे, मिसयूज भी हो सकता है.
ये सब कुछ खुद से सोच करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कोस्टल शिपिंग बिल 2024। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। So coastal shipping bill like Umeed bill also has been passed by Lok Sabha recently. As the name suggests, this coastal shipping bill tries to establish a comprehensive framework for coastal trade. तो कोस्टल एरियाज में शिपिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, उसको इनफैक्ट सपोर्ट करने के लिए कोस्टल शिपिंग बिल लाया गया है। तो क्या क्या प्रोविजंस हैं कोस्टल शिपिंग बिल के, वो जरा देखते हैं। इट हैज रिमूव्ड लाइसेंसिंग नॉर्म फॉर इंडियन वेसल्स। सो नाउ इंडियन वेसल्स की रिक्वायरमेंट फॉर having general trading license before they could start shipping activity has been removed, but foreign vessels को अभी भी लाइसेंस लेना होगा। तो bill removes the requirement of general trading license for Indian flagged vessels engaged in coastal trade, but regulation for foreign vessels are still there. Foreign vessels are permitted to participate in coastal trade only under specific license, and license to foreign vessels will be issued by Director General of Shipping. उसके अलावा एक प्लान बनाया जाएगा, नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटेजिक प्लान। दिस प्लान विल बी क्रिएटेड इन ऑर्डर टू मैनेज एंड इनहांस कोस्टल शिपिंग एक्टिविटी। साथ ही साथ इस प्लान में यह भी फोकस किया जाएगा कि कैसे कोस्टल शिपिंग को लिंक किया जाए विद इनलैंड वाटरवेज, and this plan has to be upgraded and revised every second year. So plan has to be brought first of all in order to strengthen coastal shipping, also explore the possibilities of linking coastal shipping with inland waterways. At the same time, the plan must be revised, upgraded every second year. There will be a national database on coastal shipping on the basis of which a regular data collection will be done, and उसके basis पे फिर plans को update किया जाएगा। The coastal shipping bill also talks about cooperative federalism, where different state governments and union territories will cooperate with each other in order to strengthen and integrated coastal shipping facilities. At the same time, coastal shipping and inland waterways इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रैक्टिस करना होगा, वेयर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल कोलैबोरेट विथ ईच अदर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्मूथ-हावले टैरिफ एक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है स्मूथ-हावले टैरिफ एक्ट? ये कानून यूएस के पार्लियामेंट ने, यूएस कांग्रेस ने पास किया था 1930 में। इट वाज प्रपोज्ड बाय 2 सेनेटर्स, रीड स्मूथ एंड विलिस हावले। इसीलिए इसको कहा जाता है स्मूथ-हावले टैरिफ एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से, इस कानून के हिसाब से, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन अबाउट 20,000 गुड्स दैट वेर इंपोर्टेड बाय अमेरिका was increased. This was brought in order to protect the interest of American farmers and American businesses. अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले लगभग 20,000 सामानों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया था एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्मूथ-हावले टैरिफ एक्ट। कारण वही था कि इससे अमेरिका के एग्रीकल्चरल फार्मर्स को और बिजनेसेस को फायदा मिलेगा, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन उस टाइम के जो इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे कि इससे ज़्यादा नुकसान होगा, फायदा कम होगा अमेरिका की इकोनॉमी को भी, एंड दैट इज व्हाई मोर देन 1000 इकोनॉमिस्ट हैड साइंड ए पिटीशन अर्जिंग द देन प्रेसिडेंट हूवर टू वीटो द बिल। लेकिन फिर भी ये बिल पास हुआ, कानून बना, प्रेसिडेंट हूवर साइंड इट एंड अलाउड इट टू बिकम ए लॉ। बट हुआ क्या? जैसा ये इकोनॉमिस्ट का फियर था वो सही हुआ। जब अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया तो फिर बाकी दुनिया के देशों ने भी रिटेलिएट किया ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वर बीइंग एक्सपोर्टेड बाय अमेरिका टू अदर कंट्रीज, एंड दैट इज हाउ अ ट्रेड वॉर स्टार्टेड। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर, जो ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा था, जिसको नाम दिया गया था ग्रेट डिप्रेशन, 1929 में शुरू हुआ था, दैट ग्रेट डिप्रेशन फर्दर इंटेंसिफाइड ड्यू टू द ट्रेड वॉर दैट स्टार्टेड ड्यू टू दिस स्मूथ-हावले टैरिफ एक्ट। आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये स्मूथ-हावले टैरिफ एक्ट को? क्योंकि हाल फिलहाल में हुआ क्या है, 2 अप्रैल को यानी कि परसों के दिन
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो काफी दिनों से कह रहे थे कि दुनिया के तमाम देशों के ऊपर वो टैरिफ रेट्स को इंक्रीज करेंगे, खासकर उन देशों के ऊपर जहां से ज्यादा सामान आता है अमेरिका के अंदर, दोज कंट्रीज हु एक्सपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अमेरिका, जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, उसके ऊपर वो इंपोर्ट बिल बढ़ाएंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने 2 अप्रैल 2025 को अनाउंस किया मेजर टैरिफ इंक्रीमेंट ऑन economies with whom America has substantial trade and especially with whom America has trade deficit। सब पे 10% यूनिवर्सल टैरिफ लगा दिया, हर प्रोडक्ट पे 10% तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, प्लस एडिशनल रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाया जाएगा 60 से ज्यादा देशों के ऊपर जहां से अमेरिका ट्रेड कर रहा है और अमेरिका का वहां पे सब्सटैंशियल ट्रेड डेफिसिट है। तो इसमें भारत भी आता है, तो भारत को भी काफी नुकसान होगा, भारत की कंपनियों को भी काफी नुकसान होगा एज फार एज आवर नाउ एक्सपोर्ट टू अमेरिका इज कंसर्न। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इनफैक्ट 2 अप्रैल को अनाउंस कर दिया एज लिबरेशन डे, इकोनॉमिक लिबरेशन डे फॉर अमेरिका, कि आज के दिन जो हमने फैसला लिया है इससे अमेरिका की इकोनॉमी वापस स्ट्रेंथन होगी, तो उसको अनाउंस कर दिया इकोनॉमिक लिबरेशन डे। बट जब अमेरिका ने ये टैरिफ रेट्स बढ़ाए हैं तो दुनिया के बाकी देश भी रेसिप्रोकेट करेंगे, रिटालिएट करेंगे, और फिर दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने तो ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिया है कि दे आर कमिंग अप विथ रिटालिएटरी मेजर्स। इवन इंडिया इज एक्सप्लोरिंग वेज टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। अब यही कारण है कि स्मूथ हाउले टैरिफ एक्ट हैज बीन इन न्यूज। दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ पॉलिसी को कंपेयर कर रहे हैं विद स्मूथ हाउले टैरिफ एक्ट। उनका डर है, उनका एप्रीहेंशन है कि ऑलरेडी चल रहे ग्रेट डिप्रेशन को फर्दर इंटेंसिफाई कर दिया था जैसे स्मूथ हाउले टैरिफ एक्ट ने, मौजूदा टाइम में जो ग्लोबल स्लोडाउन है, वीक इकोनॉमी है, उसको फर्दर क्राइसिस में कन्वर्ट कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसीज। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जो पिछला टॉपिक था उसी का कंटिन्यूएशन आप मान सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक, हार्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड ये प्रश्न बन सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ्स, ये टैरिफ्स 10% तो यूनिवर्सल लगेगा, बाकी कुछ और रेसिप्रोकल टैरिफ लग सकता है। उस अनाउंसमेंट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी टैरिफ रेट्स अनाउंस किए, बट उन्होंने स्पेसिफिकली कहा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स एक्सटर्नल टेरिटरी आइलैंड्स ऑल्सो विल बी सब्जेक्टेड टू टैरिफ्स। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि कौन कौन से और जो आइलैंड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सटर्नल टेरिटरी की तरह हैं उनके ऊपर भी टैरिफ्स लगाया जाएगा। और उसी दौरान उन्होंने कहा कि ये जो हार्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स हैं, जो हैं तो वैसे ऑस्ट्रेलिया का टेरिटरी, बट इट इज कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके ऊपर भी हम लोग लगाएंगे टैरिफ्स। बट मजे की बात यह है कि हार्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड में इंसान रहते ही नहीं है। दीज आर कवर्ड विद ग्लेशियर्स ओनली इनहेबिटेड बाय पेंगुइन्स, सील्स एंड सी बर्ड्स। नो ह्यूमन हैज विजिटेड इन दिस लैंड फॉर नियरली अ डिकेड। यहाँ पे एक मरीन रिजर्व भी है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। इसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ये भी, इस एरिया से भी होने वाला ट्रेड पे हम लोग टैरिफ रेट्स लगाएंगे। सो इसका नाम अलग से लिया गया था, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज, बिकॉज इट वाज बैफलिंग, इट वाज इंट्रीगिंग कि इसके टैरिफ क्या लगा रहे हो। तो ऑस्ट्रेलिया के जो भी एक्सटर्नल टेरिटरीज हैं आइलैंड के फॉर्म में, जैसे नॉरफॉक, कोकोस, क्रिसमस आइलैंड, सबके ऊपर टैरिफ लगाया है और इनको अलग से मेंशन किया है। दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। आपसे पूछा जा सकता है इन आइलैंड्स के बारे में कि ये कहाँ हैं और किस देश को बिलोंग करते हैं, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर। चिली से संबंधित जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी दूसरा और पहला और तीसरा तो सही है। केप टाउन कन्वेंशन, पहला स्टेटमेंट सही है। कुछ स्टूडेंट्स को ये फाइनेंसिंग वर्ड को लेकर के डाउट था, बट दिस इज ट्रू। सिर्फ लीजिंग की बात नहीं है, अगर एक देश की कंपनी दूसरे देश के किसी कंपनी को फाइनेंस भी करती है एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए, तो अल्टीमेटली जो कंपनी फाइनेंस कर रही है एयरक्राफ्ट उसी का हुआ ना, तो उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा केप टाउन कन्वेंशन। सेकंड इज डायरेक्टली रॉन्ग। ये तो सिंपल सा प्रश्न था। यहाँ पे अगेन दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। यहाँ 6 नहीं 2 मेंबर्स हैं और यहाँ पे 18 नहीं 8 मंथ्स होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।